बताइए इधर, तुम्हें पता है अध्यादेश अधिकतम वैलिड रहता है 7.25 माह। अधिकतम समय क्या है? 7.25 माह। ठीक है, तो एक ऐसा राज्य था जो 7.25 माह से पहले, ठीक है, जैसे अध्यादेश से समाप्त हुआ, फिर एक अध्यादेश, फिर अध्यादेश, ऑर्डिनेंस पर ऑर्डिनेंस जारी करता रहा। सुप्रीम कोर्ट ने कहा अध्यादेश का राज्य नहीं होना चाहिए। कौन सा राज्य था? नहीं पता? बिहार राज्य। नोट कर ले। लिखे डीसी वधवा बनाम बिहार राज्य 1988। न्यायालय ने कहा अध्यादेश का राज नहीं होना चाहिए। अध्यादेश का राज नहीं होना चाहिए। चलिए चर्चा करते हैं राष्ट्रपति की वीटो पावर पर। राष्ट्रपति की वीटो पावर पे वीटो शक्ति कहें या इसे हिंदी में कहें निषेधाधिकार। निषेधाधिकार शक्ति, जैसे राष्ट्रपति के पास कोई बिल जाता है, समझिए ना, लोकसभा ने पास कर दिया, राज्यसभा ने पास कर दिया, अब बिल किसके पास जाएगा? राष्ट्रपति के पास। जब ये राष्ट्रपति के पास गया, राष्ट्रपति क्या क्या कर सकता है? बताए? तो पास भी कर सकता, वापस भी कर सकता है। राष्ट्रपति हस्ताक्षर कर सकता है, वापस भेज सकता है, समाप्त कर सकता है, और क्या कर सकता है? पॉकेट में रख सकता है। जैसे कोई बिल गया राष्ट्रपति के पास में, राष्ट्रपति क्या कर सकता है? या तो हस्ताक्षर कर दे, नहीं तो वो वापस कर दे कि भाई ये नहीं, या फिर अपने पास रख ले कि हाँ विचार करेंगे। ठीक है, ये उसकी पावर है। ऐसा राष्ट्रपति की जो निषेधाधिकार शक्ति है भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में है? राष्ट्रपति की निषेधाधिकार शक्ति भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में है? क्या? बिल्कुल सही है, वेरी गुड। 111 अनुच्छेद में राष्ट्रपति की निषेधाधिकार शक्ति है। अब हम निषेधाधिकार शक्ति पर ही चर्चा करेंगे। वैसे अगर हम चर्चा करें पूरे विश्व जगत की, तो निषेधाधिकार शक्ति होती कितने प्रकार की है? निषेधाधिकार शक्ति होती कितने प्रकार की है? मुख्य रूप से 4 प्रकार की। मुख्य रूप से 4 प्रकार की। नंबर 1 विशेषित
निषेधाधिकार, पहला जो है वो विशेषित निषेधाधिकार बोला जाता है। विशेषित निषेधाधिकार शक्ति जो है भारत के राष्ट्रपति के पास नहीं है। भारत के राष्ट्रपति के पास में नहीं है। यह होता क्या है विशेषित निषेधाधिकार शक्ति, कोई बताए? नहीं, ये हमारे यहाँ है नहीं, हमारे राष्ट्रपति के पास नहीं है। अच्छा अभी एक मिनट, जो आप जो कह रहे हैं जो फिर से बताइए। जैसे कोई देश होता है मना कर देता है, बिल्कुल आप संप्रभु राष्ट्र हैं, बिल्कुल आपको सब, चाहे आप अभी कल या परसों का निर्णय रहा है, बांग्लादेश की प्रधानमंत्री शेख हसीना ने कहा कि जो है हमारे आंतरिक मामलों में अमेरिका दखल कर रहा है। अमेरिका चाहता है कि बांग्लादेश में सत्ता परिवर्तन हो जाए। ठीक है, बिल्कुल आपको बोलने का अधिकार है। सब आपको रोकते रहे, पूरा यूरोप रोकता रहा, आप रसिया से तेल मत खरीदिए, आप नहीं रुके। ठीक है, ये आपके विदेश मंत्री एस जयशंकर ने बड़ा कड़े शब्दों में विरोध किया। हम किससे क्या संबंध रखना चाहते हैं ये हम पर निर्भर करता है, आप पर निर्भर नहीं करता है। बिल्कुल पूरा यूरोप हो चाहे पश्चिमी कोई देश हो, सबको खरी खरी सुनाए। हमें ये बताएं जो विशेषित निषेधाधिकार शक्ति है ये है क्या? ये पहली बात भारत के राष्ट्रपति के पास नहीं है, ये जो है यूएसए के राष्ट्रपति के पास है। ये होता क्या है? जैसे समझेगा, जैसे कांग्रेस ने क्या किया इधर, अब भारत में नहीं है तो भारत की चर्चा नहीं करते हैं। कांग्रेस, वहां पर कांग्रेस है, कांग्रेस के दो सदन है, एक अपर हाउस एक लोअर हाउस, उच्च सदन निम्न सदन। उच्च सदन का क्या नाम है? अच्छा ठीक है, हम कांग्रेस की बात कर रहे हैं। इधर अमेरिका की जो पार्लियामेंट है, जो संसद है, उसका नाम है कांग्रेस। उसे हम क्या कहते हैं? अमेरिका की जो व्यवस्थापिका है उसे हम क्या कहते हैं? कांग्रेस कहते हैं। ठीक है, जो कांग्रेस है, कांग्रेस के दो हाउस है, एक उच्च सदन है एक निम्न सदन है। उच्च सदन को क्या कहते हैं? क्या? निम्न सदन को क्या कहते हैं? एक प्रश्न बहुत ज्यादा एग्जाम में पूछा जाता है। एक प्रश्न इधर, दुनिया का वह देश जहां उच्च सदन शक्तिशाली है, दुनिया का वह एकमात्र देश, एकमात्र ही देश समझिए जहां का उच्च सदन शक्तिशाली है, कौन है? अमेरिका। उच्च सदन क्या है? सीनेट। अच्छा अभी आपने ब्रिटेन का नाम लिया, ब्रिटेन में पार्लियामेंट है, व्यवस्थापिका को क्या कहते हैं? पार्लियामेंट। पार्लियामेंट के दो हाउस है, ठीक है, अपर हाउस लोअर हाउस। अपर हाउस को क्या कहते हैं? हाउस ऑफ लॉर्ड्स। और लोअर हाउस को क्या कहते हैं? हाउस ऑफ कॉमन। ठीक है, और यहाँ क्या है? उच्च सदन को क्या कहते हैं अमेरिका में? अमेरिका में उच्च सदन को कहते हैं सीनेट, और अमेरिका में निम्न सदन को क्या कहते हैं? ठीक है, निम्न सदन को कहते हैं प्रतिनिधि सभा। प्रतिनिधि सभा। ठीक है, इधर अगर कांग्रेस ने कोई बिल, इधर समझिए, इधर कांग्रेस ने कोई बिल पास करके भेज दिया, किसके पास आया? राष्ट्रपति महोदय के पास। राष्ट्रपति इसे पुनः वापस भेजते हैं, पुनः वापस भेजते हैं, क्योंकि इनको एक वीटो पावर है, विशेष वीटो, पुनः वापस भेजते हैं।
और अगर कांग्रेस ने उसी बिल को 2/3 बहुमत से पास कर दिया तो फिर इन्हें सिग्नेचर करने होंगे, फिर उसे ये मना नहीं कर सकते। इसे विशेषित वीटो या विशेषित वीटो के नाम से जाना जाता है। ठीक है। दूसरा वीटो, अब ये तो वीटो एक भारत में नहीं है, अन्य वीटो जितने हैं इसे छोड़ते हुए अन्य वीटो पावर सब भारत से है। देखिए अत्यंतिक वीटो, अत्यंतिक निषेधाधिकार, ये क्या होता है? सहमति ना देना, हस्ताक्षर ना करना। इधर विधेयक पर हस्ताक्षर ना करना, ना करना। कैसे मतलब? जैसे समझिए इधर इधर जैसे विधेयक जो पेश किया जाता है, विधेयक दो प्रकार का होता है, एक तो सरकारी, एक आपका गैर सरकारी। सरकारी कौन होता है? सरकारी कौन होता है? सदस्यों के द्वारा, बिल्कुल सही है। सदन के सदस्यों द्वारा, सदन के सदस्य जो मंत्री नहीं है, क्योंकि मंत्री भी सदन का सदस्य होता है। इधर ये कौन पेश करेगा? ये देखिए ना, गलत दिख गए। सरकारी मतलब मंत्री द्वारा, मंत्री द्वारा पेश किया गया विधेयक। और यहां पर क्या है? यहां पर ये सदन के सदस्यों द्वारा जो मंत्री नहीं है, ये गैर सरकारी है। समझिएगा, जैसे मान लो अधीर रंजन चौधरी या कांग्रेस का कोई सांसद, समझिएगा कांग्रेस पार्टी का कोई सांसद क्या है, अगर वो बिल पेश करेगा तो उस बिल को क्या कहेंगे? गैर सरकारी। अगर कोई मंत्री पेश करेगा तो उसे क्या कहेंगे? सरकारी बिल। अगर कोई मंत्री पेश करेगा तो क्या कहेंगे? सरकारी बिल। और अगर कोई गैर सरकारी बिल कौन पेश करेगा? कोई मेंबर जो मंत्री नहीं है। समझिए जरा, अंतर समझिए। जैसे हुआ क्या, जैसे कांग्रेस की पार्टी ने क्या किया, वो सदस्यों ने, कांग्रेस की पार्टी के सदस्य ने क्या किया, कोई बिल पेश कर दिया। बिल पेश किया कब? 2024 में, चुनाव से पहले बिल पेश किया। मान लो बिल पास हो गया, बिल महत्वपूर्ण है, बिल पास कर दिया गया, लोकसभा से भी पास हुआ, राज्यसभा से पास हुआ। अब बिल किसके पास गया? राष्ट्रपति के पास में। इसी दौरान क्या हुआ? चुनाव आ गए। जैसे चुनाव आए, फिर से यही पार्टी चुनाव आ गई, भारतीय जनता पार्टी 2024 इलेक्शन में। तो इन्होंने कहा राष्ट्रपति से, ये जो गैर सरकारी बिल था ना, इस पे सिग्नेचर मत करिए, अर्थात इस पर अपना अत्यंतिक वीटो का प्रयोग कर दीजिए, इस पर अपनी अत्यंतिक वीटो का प्रयोग कर दीजिए। तो ऐसे बिल जो होते हैं स्वतः समाप्त हो जाते हैं। समझिए, फिर से समझ लीजिए, फिर उदाहरण ले लीजिए। जैसे कांग्रेस पार्टी के कोई भी सांसद ने बिल पेश किया, महत्वपूर्ण बिल था, सदन ने विचार किया, सदन ने पास कर दिया। चुनाव था, हर आदमी चुनाव देखता है, सदन ने पास कर दिया, दूसरे सदन ने पास कर दिया, राष्ट्रपति के पास गया। राष्ट्रपति ने क्या किया? राष्ट्रपति ने देखा ठीक है, चुनाव निपट गया, चुनाव के बाद में फिर से यही बैक आ गए, तो इन्होंने कहा अरे उसे जो है आप हस्ताक्षर मत करना। ठीक है, तो ये वीटो कौन सा होगा प्रयोग करेंगे?
अत्यंतिक वीटो। परंतु इस वीटो का सबसे पहले प्रयोग किसने किया? अभी उस दिन कोई पूछ रहा था पॉकेट वीटो का किसने प्रयोग किया, ठीक है, ज्ञानी जैन सिंह। पर प्रश्न ये है ना, अत्यंतिक वीटो का प्रयोग किसने किया? ये बताइए, नहीं पता? ठीक है, इस वीटो का प्रयोग किया सबसे पहले यही से डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, और दूसरे हैं आर वेंकट रमन। ठीक है, अगला वीटो है तीसरा वीटो पावर। निलंबनकारी निषेधाधिकार। निलंबनकारी निषेधाधिकार, निलंबनकारी निषेधाधिकार से ये बताइए निलंबनकारी निषेधाधिकार शब्द क्या है? हाँ, विधेयक को वापस भेज दिया, विधेयक को वापस भेज दिया। हाँ, और पुनः विचार करो। ठीक है, पुनः विचार करो। अरे पुनः विचार करके वैसे ही पास कर दिया। अच्छा, बिल्कुल सही है। इधर देखो, उधर पुनः विचार करो। अगर सदन ने पुनः पास किया तो राष्ट्रपति को सिग्नेचर करने पड़ेंगे। इधर समझिएगा, विधेयक को वापस भेज दिया जाता है, पुनः विचार करो कहेगा। इधर अगर सदन ने पुनः विचार करके वैसे के वैसे पास कर दिया तो राष्ट्रपति को अगली बार उसको सिग्नेचर करने होंगे। क्या बताइए, इधर कौन सा बिल राष्ट्रपति पुनः भेज नहीं सकता? धन विधेयक और संविधान संशोधन, बिल्कुल सही है। धन विधेयक और संविधान संशोधन। इधर इस वीटो का प्रयोग करने वाले कौन कौन से थे बताएं? इस वीटो का प्रयोग करने वाले आर वेंकट रमन, के आर नारायण और कलाम साहब। अगला देखें, अगला क्या है? पॉकेट वीटो। पॉकेट वीटो नंबर 4। पॉकेट वीटो क्या है? क्या ये पॉकेट वीटो भारत के राष्ट्रपति के पास है? क्या अमेरिका के राष्ट्रपति के पास भी है? पॉकेट वीटो क्या है? क्या? और ना ही रिजेक्ट करता है, वापस भेजता है। पॉकेट वीटो क्या? अपने पास रख लेता है बिल को अपने पास रख लेता है, अर्थात निर्णय नहीं करता है।
अच्छा एक बात बताओ, जैसे तुमने खूब पढ़ रखा है, राष्ट्रपति पर इम्पीचमेंट लगेगा, 14 दिन पहले उसे सूचना दी जाएगी, बहुत सी चीजें, कोई धन विधेयक लोकसभा में 14 दिन तक रह सकता है। पॉकेट बिल वीटो, पॉकेट वीटो के बारे में भारतीय संविधान क्या कहता है कि राष्ट्रपति इतने दिन के अंदर निर्णय करेगा, इतने दिन के अंदर निर्णय करेगा। एक मिनट, ए विकल्प है, भारतीय संविधान कहता है राष्ट्रपति शीघ्र निर्णय लेगा, और बी ऑप्शन है राष्ट्रपति अधिकतम 1 माह के अंदर निर्णय लेगा, सी ऑप्शन है राष्ट्रपति अधिकतम 6 माह के अंदर निर्णय लेगा, और डी ऑप्शन है इनमें से नहीं। बताएं क्या? डी ऑप्शन युगांतर का भाई डी। और बताओ, अरे वो राधा है, हाँ बताओ इधर। सी विकल्प, अच्छा डी पड़ोसी का प्रभाव है। अगला अजीत जल्दी से बोला करो। बी, हाँ 4, अच्छा वेरी गुड, छोड़ोगे कुछ किसी को नहीं। हाँ और कोई नहीं, ए तो प्रिया और राधा ए। अच्छा पहला बहुमत है इधर, ठीक है। इधर देखिए, इधर अबे मिटाने का समय आ गया, देखिए चलो कोई बात नहीं, ज्यादा डिलीट कर दे एक बार। भारतीय संविधान में लिखा हुआ है गलत बात है, पढ़िए देखिए थोड़ा। ठीक है, शीघ्र निर्णय लेंगे, शीघ्र निर्णय लेंगे। शीघ्र को डिफाइन नहीं किया गया, ये शीघ्र क्या है ये डिफाइन नहीं किया गया, जबकि अमेरिका के संविधान में शीघ्र को डिफाइन किया गया है। अमेरिका का संविधान विश्व का सबसे छोटा संविधान है, और वहां राष्ट्रपति शीघ्र निर्णय लेगा नहीं, वहां राष्ट्रपति 10 दिन के अंदर निर्णय लेगा। वहां लिखा है राष्ट्रपति 10 दिन के अंदर निर्णय लेगा, परंतु भारतीय संविधान में कहा गया है शीघ्र निर्णय लेगा। भारतीय संविधान में कहा गया है राष्ट्रपति क्या करेगा, शीघ्र निर्णय लेगा। ठीक है, ये आपको मैंने 4 वीटो पावर बताई, ठीक है, और चारों में से 3 केवल देखें, एक ये और एक ये वीटो पावर भारत के राष्ट्रपति के पास है। फिर से एक बार देख लें इधर, ये वीटो पावर कभी कोई पूछ देता है। अच्छा, इस वीटो पावर पॉकेट वीटो का प्रयोग किसने किया था? यानी जेलसिन, और ज्ञानी जेलसिन ने किसके संदर्भ में किया था? डाक बिल के संदर्भ में। डाक बिल के संदर्भ में। डाक बिल क्या था? कहा गया था जैसे कोई आपकी डाक जा रही है, आपने कहीं भेजी, तो उसमें क्या है डाकिया चेक कर सकता है। जैसे आपने कोई लेटर लिख करके भेजा किसी को, डाकिया ने फाड़ा उसे, देखा, अब जब उसने जो सील बंद लिफाफा है उसकी सील ही हटा दी, फिर क्या रह गया? वो आपकी गोपनीयता तो भंग हो गई।
तो उसे फाड़ने का अधिकार दिया गया था, वो चेक कर सकता था। जब वो सील खोल करके देख सकता था तो पूरा पढ़ लेता क्या है क्या नहीं। समझ रहे? किसी ने अपने घर की पूरी आर्थिक स्थिति बयां की, उसने जो है पूरा पढ़ लिया। किसी ने अपने पत्नी के विषय में लेटर लिखा, उसने पूरा पढ़ लिया। पता चला वो उसी गांव का रहने वाला होगा, ठीक है, तो समझ जाओ। तो ये सब जो है ज्ञानी जैल सिंह ने अपनी पॉकेट बीटों का प्रयोग किया। समझिए इधर विशेषित बीटों, इधर विशेषित बीटों भारत में नहीं है। ये वीटो पावर अमेरिका के राष्ट्रपति के पास है। कांग्रेस ने कोई बिल पास किया और जब राष्ट्रपति के पास आया, राष्ट्रपति ने इसे पुनः वापस भेज दिया। 2/3 बहुमत से अगर पास हुआ तो फिर उसे सिग्नेचर कर देंगे। अगला अत्यंतिक वीटो। इस वीटो का प्रयोग डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने सबसे पहले किया और आर वेंकटरमण ने किया। इस वीटो के तहत पता क्या होता है? अत्यंतिक वीटो, जैसे कोई बिल आया जो गैर सरकारी बिल है, सरकारी बिल नहीं है, गैर सरकारी बिल है, और वो वीटो, वो जैसे कोई बिल आया जिसे गैर सरकारी बिल कहा जाए, जिसे कहते हैं व्यवस्थापिका के सदस्य ने पेश किया हो, जो मंत्री ना हो। बिल पेश किया गया, सदन में पास हो गया, दूसरे सदन में पास हो गया, राष्ट्रपति के पास गया, राष्ट्रपति ने अत्यंतिक वीटो पावर का प्रयोग किया। उसके द्वारा क्या होता है? वो बिल ही नष्ट हो जाता है। ऐसा जब होता है जब चुनाव होने वाले होते हैं, चुनाव के दौरान। ऐसा कब होता है? जब चुनाव होने वाले होते हैं। ठीक है, नई सरकार गठित हुई तो इधर से सरकार कहती है अरे ठीक है, वो बिल विचार न किया, ज्यादातर राष्ट्रपति उन पर विचार नहीं करेगा, अर्थात वो अत्यंतिक वीटो का प्रयोग कर देता है। निलंबनकारी शक्ति, ठीक है, कोई विधेयक है, लोकसभा राज्यसभा से पास हुआ, राष्ट्रपति के पास गया, राष्ट्रपति ने पुनः वापस भेज दिया, ठीक है, पर याद रहे धन विधेयक को वापस नहीं भेज सकते, संविधान संशोधन को वापस नहीं भेज सकते हैं। पुनः सदन ने विचार किया और वैसे के वैसे पास कर दिया, राष्ट्रपति को हस्ताक्षर करने पड़ेंगे। इस बिल का इस वीटो का प्रयोग किया आर वेंकटरमण ने, के आर नारायण ने और कलाम, ठीक है। पॉकेट वीटो केवल इतना ही कहा गया है, राष्ट्रपति शीघ्र निर्णय लेंगे, शीघ्र को डिफाइन नहीं किया गया, ठीक है। जबकि अमेरिका के संविधान में शीघ्र को डिफाइन किया गया है, 10 दिन के अंदर निर्णय लेंगे। यहाँ प्रयोग किया ज्ञानी जैल सिंह ने त्याग बिल के संदर्भ में, ठीक है। आगे डाले राष्ट्रपति की क्षमा शक्ति। राष्ट्रपति की क्षमा शक्ति, राष्ट्रपति की क्षमा शक्ति। क्षमा शक्ति क्या क्या कर सकता है? अनुच्छेद 72 क्या पावर है राष्ट्रपति को? क्या क्षमा कर सकता है बताओ? माफ कर सकता है, माफ कर सकता है, प्रकृति बदल सकता है, माफ कर सकता है, तुमने कहा माफ कर दो, ठीक है, माफ कर सकता है, प्रकृति बदल सकता है, ठीक है। जैसे किसी को फांसी हुई, किसी को फांसी हुई, ठीक है, तुम्हें माफ किया जाता है, तुम्हें क्या किया जाता है?
माफ किया जाता है, छोड़ दो इनको, छोड़ सकता है, प्रकृति बदल सकता है, प्रकृति बदल सकता है। फांसी से 10 वर्ष तक सजा हो सकता है, का 10 वर्ष का कारावास, कारावास, हाँ कारावास, कारावास, सश्रम कारावास, कारावास। अच्छा और क्या कर सकता है? सजा कम कर सकता है। तुम्हें 20 वर्ष की सजा दी, काट ली गया 5 वर्ष की सजा दी जाती है। और क्या कर सकता है? प्रकृति को बिना बदले, प्रकृति को बिना बदले सजा को कम कर सकता है। बिल्कुल बात सही है, राधा बहुत बढ़िया बता रही है। प्रकृति को, प्रकृति को बिना बदले, हाँ बताओ क्या? सजा को कम कर सकता है। देखिए इधर, माफ कर सकता है, बिल्कुल फांसी दी गई न्यायालय द्वारा, जाओ ठीक है, माफ किया जाता है। प्रकृति बदल दी गई, फांसी दी गई, कहा 10 वर्ष तक कारावास, सजा कम कर दी, 10 वर्ष की जगह 5 वर्ष कर दी। इधर प्रकृति को बिना बदले सजा हुई, ठीक है, प्रकृति को बिना बदले, फिर ये तो बात तो इसी में आ जाएगी। ये यहाँ पे ये होना चाहिए, मतलब विशेष परिस्थितियों को देखते हुए सजा को कुछ दिन के लिए टाल देना, सजा को टाल देना, सजा को टाल देना या सजा को स्थगित कर देना। हाँ बिल्कुल सही है, नहीं हम तुम्हारी बात समझ रहे हैं। सजा को स्थगित कर देना, सजा को स्थगित कर देना। जैसे किसी महिला को फांसी हुई और महिला को फांसी की सजा सुनाई गई, और उसके बाद ठीक है ना, जब भी फांसी दी जाती है तो एक मेडिकल जांच होती है, मेडिकल जांच हुई तो पता चला महिला प्रेग्नेंट है, तो ऐसी स्थिति में पता है कहा गया भैया नहीं, जब तक इसका बच्चा नहीं होगा ठीक है तब तक इसे फांसी ना दी। क्योंकि देखे ना, जो आने वाला बच्चा है उसका दोष क्या है, ठीक है, तो उसकी क्या हुआ, सजा को क्या किया जा सकता है, स्थगित किया जा सकता है। दूसरी बात समझो इधर, अब जैसे बच्चा जन्म हुआ, स्थगित करने के लिए तो ज्यादा समय हो जाता है, तब फिर वो पहुंच जाते हैं, अरे सर वो बच्चा कैसे रहेगा अकेले माँ के बिना, तो कम से कम वो 5 वर्ष के लिए बढ़ा दो। फिर इतने संगठन खड़े हो जाते हैं, अरे वो बच्चा छोटा है, माँ का ममत्व है, या तो फिर माँ ही ऐसी हो, जैसी अभी नहीं वो केस आया था, माँ को फांसी की सजा दी गई थी। अरे एक महिला थी, उसने जो है परिवार वालों को काट डाला था, परिवार को काट, पूरे परिवार को अपने मार दिया था, और अपने प्रेमी के साथ भाग गई, और उसके बाद बताया क्या पता, बाद में बताया कि पड़ोसी ने मारा है, सजा क्या पड़ोसी को हुई, बाद में वो कैसे न कैसे फिर केस ओपन हुआ, पता चला वो महिला ही दोषी है, नाम नहीं आ रहा है, शबनम, शबनम, अभी पिछले साल का ही केस है, पिछले ही साल शबनम का, ठीक है, ये इतनी कंडीशन क्लियर हुई। देखिए एक तो माफ किया जा सकता है, दूसरा क्या, प्रकृति बदली जा सकती, फांसी हुई तो आपको कारावास दिया जा सकता है, फिर सजा कम की जा सकती है, ठीक है, फिर ये आ जाए यहाँ, सजा को स्थगित कर दिया जा सकता है, ठीक है, कुछ समय के लिए टाल दिया जा सकता है, ठीक है, जैसे कोई भी स्थितियां होंगी टाला जा सकता, नोट कर लीजिए।
और ये राष्ट्रपति का विवेकाधिकार है। नोट कर लीजिए। नहीं बोले कैसे नोट कर लीजिए। वो जांच नहीं कर सकता है कि किस देश में उसकी सजा माफ की जा रही है। नहीं देखिए, जैसे उसको माफ कर दिया नहीं ये आप देखिए ना, ये राष्ट्रपति का क्षमा पावर है, ठीक है, उसके बाद उसका कोई नहीं हो सकेगा। परंतु एक बात हुआ है, लिखने केहर सिंह बनाम भारत संघ 1989। केहर सिंह यहां लिख देते हैं, केहर सिंह बनाम भारत संघ 1989 में कहा गया है यह राष्ट्रपति का विवेकाधीन अधिकार है। राष्ट्रपति का विवेकाधीन अधिकार है। हाँ, इधर देखिए हेडिंग डाले, राष्ट्रपति का परामर्शदात्री अधिकार। परामर्श ले सकता है। परामर्श ले सकता है। परामर्श लेता है सुप्रीम कोर्ट से लेता है और चुनाव आयोग से लेता है। बिल्कुल, अभी तुमने राहुल गांधी पर चर्चा की थी उस दिन, इधर राहुल गांधी पर चर्चा की थी क्या? उस दिन मैंने अनुच्छेद नंबर 103 पढ़ाया था, 102 लिखा था पूरा, 102 के बाद 103 लिखा था, याद आया? उसी दिन ये चर्चा हुई। अभी फिर कर देते हैं। पहला, सुप्रीम कोर्ट से सलाह ले सकता है। जब राष्ट्रपति सुप्रीम कोर्ट से सलाह लेगा, देखिए अनुच्छेद 143, देखिए राष्ट्रपति सुप्रीम कोर्ट से सलाह ले सकता है, वह सुप्रीम कोर्ट की सलाह माने या न माने उस पर निर्भर है। राष्ट्रपति सुप्रीम कोर्ट से सलाह ले सकता है, वह सुप्रीम कोर्ट की सलाह माने या ना माने यह राष्ट्रपति पर निर्भर है। यह राष्ट्रपति पर निर्भर है। जरा हमारी बात समझिए ध्यान से। इधर जो सुप्रीम कोर्ट सलाह देगा, ठीक है, वह क्या संवैधानिक पीठ होगी? बी ऑप्शन सामान्य पीठ होगी, सी ऑप्शन दोनों, डी ऑप्शन इनमें से नहीं। हाँ, दोनों। और बताओ,
हाँ वाह, तुम छोड़ देंगे। राधा, राधा ने जहां से पढ़ा होगा पक्का ये नहीं बताया गया होगा। और अनिल, हाँ इधर कोई सी ऑप्शन है, अभी तक डी ए कोई नहीं है। युगांतर ए, भैया साथी, हाँ अरे साथ में जाते तो उद्धार होता। हाँ बताइए, इधर इधर पीछे नहीं, दो, अरे अबे बिटाने का समय आ गया है, ठीक है। तो सबसे पहले जो ज्यादा लगा वो बिटा दे, ये बिटा दे, ये बिटा दे। मैंने तुम्हें एंड दिया, युगांतर के साथ चले जाओ। इधर इधर समझिए जरा, जो निर्णय देगा वो संवैधानिक पीठ। हमको ये बताओ, सबसे पहले किस राष्ट्रपति ने इस आर्टिकल का प्रयोग किया? सबसे पहले किस राष्ट्रपति ने इस अनुच्छेद का प्रयोग किया? बताइए, हाँ बताए, ऑप्शन दे दें। अरे गजब, तुक्का लगाने के लिए दे दें। ए ऑप्शन, लगाओ ए ऑप्शन। सुप्रिया, ए ऑप्शन, ए ऑप्शन, ठीक है। क्या नाम है? ठीक है, और बताओ, और कोई? राष्ट्रपति को चक्कर होते नहीं है, कुछ नहीं है, क्यों कह रहे हैं? नहीं सर, उसको लिखा है शॉर्ट में तो नहीं, बी मत लगवाओ। मैं वहां तक गया तो सोच लो ना, वो आंसर सही आ रहा है तभी तो गए वहां तक। नहीं सही है, मैं मानता हूँ सही है। बस ये मुझे बता दीजिए, छोटा सा प्रश्न है, राष्ट्रपति ने कौन सी सलाह मांगी थी, ये बता दीजिए। राष्ट्रपति ने जब सलाह मांगी तो सुप्रीम कोर्ट से क्या सलाह मांगी, किस वाद में मांगी? हाँ आप बता दिए। बात सही है, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। पर डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने किस वाद में सलाह मांगी? देखिए पहले नहीं पढ़ा होगा, इससे पूरा पढ़ाया गया होगा, ये केवल इतना ही सलाह ले सकता है। संवैधानिक पीठ भी नहीं गए होंगे, आज ये भी नहीं पढ़ा होगा किसने पहली बार मांगा था। और ये आप बताइए ना, किस वाद में मांगा? अच्छा कोई बात, यहीं पर छोड़ दे। इधर आपने भाग नंबर 1 पढ़ा है। इधर जब मैंने रिवीजन कराया था, मैंने ही पढ़ाया, रिवीजन कराया। क्या आप किसी देश की जमीन ले सकते हैं? किसी देश की जमीन ले सकते हैं? ले सकते हैं। आप कहते हैं अनुच्छेद 2 के तहत उसे राज्य बना देंगे, ले सकते हैं। अनुच्छेद 2 के तहत राज्य बना देंगे,
अरे भाई, सिक्किम को आपने अधिराज्य बनाया, बाद में पूर्ण राज्य बना दिया। बताएं, आप अपनी जमीन किसी दूसरे को दे सकते हैं? ये सकते बांग्लादेश वाला केस में यही हुआ। बांग्लादेश अमेंडमेंट नंबर 100, 100वां संविधान संशोधन। क्या इससे पहले आपने किसी जमीन दी थी? वही तो चर्चा कर रहे हैं। अरे इनको दिए होंगे पाकिस्तान को। हाँ हाँ, कौन सी जमीन? इधर इससे पहले अगर जमीन दी गई तो सुप्रीम कोर्ट में एक वाद था। ठीक है, आप सुनो कहानी पूरी। वाद है बेरुवाड़ी वाद। ठीक है, तो सुप्रीम कोर्ट से पता है, सुप्रीम कोर्ट से डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने पूछा, राष्ट्रपति महोदय ने, क्या कोई अपना भूभाग किसी दूसरे देश को हम दे सकते हैं? सुप्रीम कोर्ट ने कहा हाँ बिल्कुल दे सकते हैं। ठीक है, सलाह मांगी। ठीक है, तब वो बेरुवाड़ी जमीन दी गई थी उन्हें। ठीक है, तो सुप्रीम कोर्ट से सलाह मांगी सबसे पहले किसने? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने। मामला बेरुवाड़ी का, लोग नोट कर लीजिए। इस अनुच्छेद का सबसे पहले प्रयोग राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने बेरुवाड़ी मामले में किया था। अब लास्ट पॉइंट रह गया है, हेडिंग डाले, उपराष्ट्रपति का राष्ट्रपति के रूप में कार्य संचालन। उपराष्ट्रपति का उपराष्ट्रपति का राष्ट्रपति के रूप में कार्य संचालन। ठीक है, अब मैं उपराष्ट्रपति को राष्ट्रपति का कार्य दिलाने जा रहा हूँ। ठीक है, उसके संदर्भ में चर्चा कर रहा हूँ। इधर देखिए, राष्ट्रपति का कार्यकाल बताए 5 वर्ष। ठीक है, 2022 में इधर द्रौपदी मुर्मू 25 जुलाई 2022 को राष्ट्रपति बनी। कार्यकाल कब तक रहेगा? 24 जुलाई तक, 24 जुलाई 27 तक रहेगा। अब हमको ये बताओ, इधर प्रश्न आपसे ये है कि द्रौपदी मुर्मू जी का कार्यकाल 24 जुलाई 2022 तक रहेगा, मान लेते हैं, माना वो अपना पूरा समय व्यतीत करती है। देश की ऐसी स्थिति आ जाती इस समय, देश में ऐसी स्थिति है कि नए राष्ट्रपति को चुना नहीं जाता। वैसे क्या होता है, इनका कार्यकाल समाप्त होने से 6 माह पहले नया राष्ट्रपति चुन लिया जाएगा। यह तो नियम है नया राष्ट्रपति, पर ऐसी विशेष स्थितियां आ गई हैं कि चुनाव नहीं हो सकता है। ठीक है, अब 25 जुलाई क्या कहते हैं, पूरा जुलाई निकल गया, अगस्त निकल गया।
अब जुलाई अगस्त में 25 जुलाई के बाद, ठीक है, राष्ट्रपति कौन बनेगा? द्रौपदी मुर्मू ही रहेंगी या जगदीप धनखड़ आ जाएंगे? क्या जो है वही रहेगा, मतलब कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में कार्य करेंगे। कहने का मतलब है द्रौपदी मुर्मू कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में कार्य करेंगे। यही तो कहना चाहते हो? इधर सुप्रिया, यही तो कहना चाहते हो? मेरी बात समझ गए सब लोग? इधर मेरी बात समझ गए? मेरा कहने का मतलब यह है कि अगर कार्यकाल उनका समाप्त हो गया, नया राष्ट्रपति नहीं चुना गया है, तो कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में द्रौपदी मुर्मू कार्य करेगी। उस दौरान उपराष्ट्रपति महोदय राष्ट्रपति का कार्यभार नहीं ग्रहण करेंगे। यही तो बात है। किस अनुच्छेद में कहा गया ऐसा? बताओ, नहीं पता है? ये दो अनुच्छेद है, 62 और 56। अब लिख लीजिए पहले। देखिए अनुच्छेद 62(1), 62 ब्रैकेट में 1 के अनुसार यदि राष्ट्रपति पद की रिक्ति पदावधि समाप्ति से हुई है, तो नए राष्ट्रपति का निर्वाचन राष्ट्रपति की पदावधि की समाप्ति से पूर्व कर लिया जाएगा। तो नए राष्ट्रपति का निर्वाचन राष्ट्रपति की पदावधि की समाप्ति से पूर्व कर लिया जाएगा। यदि किन्हीं कारणों से ऐसा नहीं हो पाता, तो अब देखिए अनुच्छेद 56(1)(ग) ठीक है, 1(ग) के अनुसार पदासीन राष्ट्रपति अवधि समाप्ति के पश्चात भी तब तक अपने पद पर कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में कार्यों का संचालन करेगा, जब तक नया राष्ट्रपति नहीं आ जाता। जब तक नया राष्ट्रपति नहीं आ जाता। इस दौरान भारत का उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति के रूप में
कार्यों का संचालन नहीं करेगा, कार्यों का संचालन नहीं करेगा। अब समझिए जरा, अब अनुच्छेद बात करते हैं 65 अगर राष्ट्रपति इधर, अगर राष्ट्रपति का पदरिक्त त्यागपत्र, अभी थोड़ी देर लिखे लिखे ना, अपने समझे। पदरिक्त कैसे हुआ? त्यागपत्र से हुआ है, ठीक है, मृत्यु से हुआ है और महाभियोग से हुआ है। अगर इन स्थितियों के द्वारा राष्ट्रपति का पदरिक्त हुआ तो ऐसी स्थिति में उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति के कार्यों का संचालन, ऐसा किसमें कहा गया है? 65 में। अगर ये स्थितियां हैं तो उपराष्ट्रपति महोदय राष्ट्रपति का कार्यों का संचालन करेंगे। अब बात ये आ जाती है, जब उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति बन जाएगा, समझिए इधर, एक मिनट, ये तो एक किताब में आप पढ़ लेंगे, जो चर्चा करेंगे वो नहीं मिलेगी। जब उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति बन जाएगा, या तो तुम क्वेश्चन करो, जब उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति बन जाएगा तो क्या उस पर इम्पीचमेंट चलाया जाएगा? यस या नो बताइए इधर। जब जैसे मान लो द्रौपदी मुर्मू ने त्यागपत्र दे दिया, जगदीप धनखड़ क्या बन गए? राष्ट्रपति। तो जगदीप धनखड़ पर क्या त्याग वो इम्पीचमेंट चलाया जा सकता है? बोले बताए, चलाया जाएगा? बिल्कुल चलाएगा। और उस दौरान जगदीप धनखड़ को राष्ट्रपति का वेतन मिलेगा, समस्त सुविधाएं वो मिलेगी जो राष्ट्रपति को मिलेगी। ठीक है, लिखिए अनुच्छेद 65 के अनुसार यदि राष्ट्रपति का पदरिक्त त्यागपत्र, मृत्यु, महाभियोग से हुआ है, अब आगे लिखें अनुच्छेद 65 के अनुसार ऐसी स्थिति में नए राष्ट्रपति के निर्वाचन तक उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति के कार्यों का संचालन करेंगे। त्यागपत्र, मृत्यु, महाभियोग के द्वारा अगर पदरिक्त हुआ है, ऐसी स्थिति में नए राष्ट्रपति की नियुक्ति तक उपराष्ट्रपति महोदय राष्ट्रपति के कृत्यों का संचालन करेंगे। उपराष्ट्रपति को उस समय राष्ट्रपति का वेतन मिलेगा। नोट करके लिखिए, नोट। उपराष्ट्रपति जब राष्ट्रपति के कार्यों का निर्वहन करेगा
तो उस पर महाभियोग भी चलाया जा सकता है। अब थोड़ा से एक पॉइंट आ जाता है त्याग पत्र। राष्ट्रपति अपना त्याग पत्र किसे देंगे? राष्ट्रपति अपना त्याग पत्र किसे देंगे? उपराष्ट्रपति। बिल्कुल सही है। राष्ट्रपति अपना त्याग पत्र उपराष्ट्रपति को देंगे। उपराष्ट्रपति इसकी सूचना किसे देगा? सबसे पहले अगर तुम्हें कहे उपराष्ट्रपति भाई राष्ट्रपति ने त्याग पत्र दे दिया, तो उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति के त्याग पत्र की सूचना किसे देगा? क्या नहीं, संसद। पता है इधर सुप्रीम कोर्ट बनेगा नहीं, क्या लोकसभा अध्यक्ष को। बिल्कुल सही। लोकसभा अध्यक्ष। समझिए इधर उपराष्ट्रपति अपना त्याग पत्र राष्ट्रपति को देंगे और राष्ट्रपति अपना त्याग पत्र उपराष्ट्रपति को देंगे। ठीक है। अगर राष्ट्रपति ने अपना त्याग पत्र उपराष्ट्रपति को दिया है तो उपराष्ट्रपति इसकी सूचना किसे देगा? सबसे पहले तो इसकी सूचना लोकसभा अध्यक्ष को देगा। ठीक है। आज ये टॉपिक आपका समाप्त। क्या भैया? नहीं, आज वो चर्चा करेंगे उपराष्ट्रपति। हेडिंग डालने भैया उपराष्ट्रपति। अब हम लोग अनुच्छेद 62 तक पढ़ चुके हैं। ठीक है। हेडिंग डाले उपराष्ट्रपति। यह बताएं उपराष्ट्रपति की व्यवस्था भारतीय संविधान में कहां से ली गई है? अमेरिका से। अच्छा, अमेरिका में उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति का सहायक होता है। अमेरिका में उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति का सहायक होता है। ठीक है। क्या भारत में भी ऐसा होता है? अमेरिका में जो उपराष्ट्रपति है वो राष्ट्रपति का सहायक होता है। क्या भारत में भी ऐसा है? ऐसा नहीं है। ऐसा नहीं है। ठीक है, मैंने लिख दिया, परंतु भारत में
ऐसा नहीं है। अच्छा, दूसरी चीज देखिए इधर, दूसरा क्या है, अमेरिका का उपराष्ट्रपति कांग्रेस के उच्च सदन का सभापति होता है। क्या भारत में ऐसा होता है? होता है। भारत में भी उपराष्ट्रपति संसद के उच्च सदन का सभापति होता है। भारत का भी जो राष्ट्रपति है वो उच्च सदन का सदस्य होता है। इधर राष्ट्रपति पद की व्यवस्था का उल्लेख किस अनुच्छेद में है? क्या? उपराष्ट्रपति, सॉरी, अनुच्छेद नंबर 63। उपराष्ट्रपति पद की व्यवस्था की गई है। अनुच्छेद 64 क्या कहता है? उपराष्ट्रपति राज्यसभा का पदेन सभापति होगा। उपराष्ट्रपति जो है राज्यसभा का पदेन सभापति होगा। ये जब पदेन क्या होता है? हाँ, जो व्यक्ति एक पद पहले से किसी पद पर है, जब वो दूसरे पद को ग्रहण करता है तो उस पद को पदेन बोला जाता है। देखा, पदेन सभापति होता है। ठीक है, ठीक है। योग्यताएं, उपराष्ट्रपति पद के लिए योग्यताएं। योग्यताएं इस अनुच्छेद में है 66 की। नंबर 1, भारत का नागरिक होना चाहिए। दूसरा क्या है? उम्र 35 वर्ष से कम ना हो। तीसरा क्या है? पागल या दिवालिया ना हो। अगला क्या है? राज्यसभा का सदस्य बनने की योग्यता रखता हो। इधर और ये ज्यादातर यहाँ पर पूछा जाता है। इधर ये ज्यादा पूछा जाता है। क्या कर देता उपराष्ट्रपति के विषय में? यहाँ राज्यसभा की जगह लोकसभा रख देता है। और फिर पता क्या कर देता है? एक और करता है, जैसे तुम ज्यादा पढ़े, ठीक है, उसने कहा राज्यसभा का सदस्य बनने की योग्यता रखता हो, नहीं, राज्यसभा का सदस्य हो, ऐसे प्रश्न देता है। बनने की योग्यता रखता।
ठीक है, नोट कर लिया, बिठा दे। देखिए उपराष्ट्रपति का निर्वाचन, अनुच्छेद 66 पर इधर उपराष्ट्रपति महोदय का निर्वाचन निर्वाचन मंडल द्वारा होगा। अब हमको ये बताइए इधर, चाहे राष्ट्रपति हो या उपराष्ट्रपति हो, इनका चुनाव कौन कराएगा? चुनाव आयोग। ऐसा किस अनुच्छेद में लिखा है? ऐसा किस अनुच्छेद में लिखा है कि उपराष्ट्रपति का चुनाव? 124 में लिखा है। ठीक है, अब इनका निर्वाचन मंडल, क्या हमको बताइए राष्ट्रपति का निर्वाचन मंडल जो था और उपराष्ट्रपति का निर्वाचन मंडल है, दोनों समान हैं? अलग अलग। इधर हमारे यहाँ राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति का निर्वाचन मंडल अलग अलग है। हमारे यहाँ राष्ट्रपति के निर्वाचन मंडल में कौन शामिल होता है? संसद के निर्वाचित सदस्य, लोकसभा राज्यसभा के निर्वाचित सदस्य और राज्य विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य और दिल्ली पांडुचेरी विधानसभा के निर्वाचित सदस्य। परंतु इनके निर्वाचन मंडल में, उपराष्ट्रपति के निर्वाचन मंडल में कौन भाग लेता है? संसद के सदस्य, संसद के दोनों सदनों के सदस्य, संसद के दोनों सदनों के सदस्य। देखिए, अब मैंने सदस्य बता दिया, मनोनीत और निर्वाचित कहने की जरूरत ही नहीं है। मनोनीत और निर्वाचित कहने की जरूरत ही नहीं है। संसद के दोनों सदनों के सदस्य। परंतु ये याद रहे, इधर नॉमिनेट मेंबर राष्ट्रपति के निर्वाचन में भाग नहीं लेते। क्यों नहीं लेते? क्यों नहीं लेते? जो मनोनीत सदस्य हैं, इधर जो मनोनीत सदस्य है, मनोनीत सदस्य वो राष्ट्रपति के निर्वाचन में भाग नहीं लेते हैं। क्योंकि मैंने जहां भी तुम्हें लिखाया वहां क्या लिखाया है? निर्वाचित सदस्य भाग लेते हैं। आखिर मनोनीत को क्यों लगाया गया, जबकि हटाने में मनोनीत भी शामिल है? मनोनीत को क्यों नहीं शामिल किया गया राष्ट्रपति के निर्वाचन में? बताइए। बिल्कुल सही है। मनोनीत कौन करता है? मनोनीत राष्ट्रपति करता है। इधर राष्ट्रपति संसद में 12 सदस्यों को मनोनीत करता है। कितने करता है लोकसभा में? 12 और 2, और संसद में कितने करेगा? अरे पूरा संसद में कितने हुए? 14 सदस्य। ठीक है, तो 14 लोग उसके अनुसार वोट करेंगे कि नहीं करेंगे? तो इसलिए राष्ट्रपति के निर्वाचन में मनोनीत सदस्यों को बाहर रखा गया। इधर उपराष्ट्रपति के निर्वाचन में मनोनीत सदस्य भाग लेते हैं, क्योंकि उपराष्ट्रपति किसी को मनोनीत, ठीक है। अब समझिए जरा, अब इनका चुनाव कैसे होगा? प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष? गुप्त तरीके से और अनुपातिक
एकल संक्रमणीय तरीके से। इधर कैसे होगा? अप्रत्यक्ष, जनता वोट नहीं देती, जनता के प्रतिनिधि देंगे, गुप्त होगा, ठीक है। ऐसा नहीं आप अनाउंसमेंट करें, ठीक है, एकदम गोपनीय तरीके से आप वोट करेंगे, ठीक है। ईवीएम से चुनाव होगा? बताओ, ईवीएम से चुनाव नहीं होगा। चुनाव किससे होगा? बैलेट पेपर से। अनुपातिक मत प्रणाली, रेशियो देंगे, ठीक है। एकल संक्रमणीय पद्धति, ठीक है। चुनाव हुआ। अब जब उम्मीदवार के लिए जमानत राशि कितनी होगी? जमानत राशि कितनी है? 15,000। अच्छा, प्रस्तावक और अनुमोदक 20-20। इधर अगर वैध मतों का 6% नहीं मिलेगा तो ये राशि कहाँ चली जाएगी? आरबीआई के पास। नोट कर लीजिए। लिखे, उपराष्ट्रपति का पद रिक्त। यदि पद रिक्त कैसे हो सकता है? एक तो क्या करें, त्यागपत्र, दूसरा अटल सत्य है, और तीसरा अभी मैंने पहली क्लास में ही बताया था, महाभियोग शब्द का प्रयोग केवल राष्ट्रपति के लिए होता है। तीसरा बताओ। अरे सदस्य ऐसा मतलब। तीसरा बताओ। डर, हाँ बोलो। अरे चलो अभी लिख रहे हैं। राज्यसभा के प्रस्ताव, राज्यसभा के प्रस्ताव द्वारा, राज्यसभा के प्रस्ताव से उसे हटाया जा सकता। राज्यसभा के प्रस्ताव द्वारा उसे हटाया जा सकता है। जरा समझिए इधर, त्याग पत्र दे दें उस पर निर्भर है, मृत्यु कभी किसी को आ सकती है, ठीक है। राज्यसभा के प्रस्ताव द्वारा उसे हटाया जा सकता है। देखिए मैंने बताया था राष्ट्रपति को हटाए जाने के लिए जो इम्पीचमेंट होगा किसी भी सदन में शुरू होगा, ठीक है। जबकि उपराष्ट्रपति को हटाए जाने का जो प्रस्ताव है वो सबसे पहले कहाँ लाया जाएगा? राज्यसभा। अभी जाओ तो राज्यसभा से शुरुआत होगी। कहाँ शुरुआत होगी? राज्यसभा। और राज्यसभा इसे पारित कर दे फिर कहाँ जाएगा? लोकसभा। और लोकसभा भी अपनी सहमति दे दे अर्थात पारित कर दे तो क्या हो जाएगा? उसे अपना पद छोड़ना होगा। नोट कर लो। पहले ये इतना लिखना है, उसके बाद आगे बोलते हैं। उपराष्ट्रपति को देखिए, उपराष्ट्रपति को उपराष्ट्रपति का पद मृत्यु, त्यागपत्र और राज्यसभा के प्रस्ताव द्वारा रिक्त हो सकता है। उपराष्ट्रपति पर महाभियोग नहीं चलाया जाता है।
महाभियोग नहीं चलाया जाता है उसे राज्यसभा के प्रस्ताव द्वारा ही हटाया जाता है। उसे राज्यसभा के प्रस्ताव द्वारा हटाया जाता है। राज्यसभा के प्रस्ताव द्वारा हटाया जाता है। देखिए, उपराष्ट्रपति को हटाए जाने के संदर्भ में प्रस्ताव सबसे पहले राज्यसभा में पेश किया जाता है। उपराष्ट्रपति को हटाए जाने के लिए सबसे पहले प्रस्ताव राज्यसभा में पेश किया जाता है। और पेश करने से पूर्व पेश करने से 14 दिन पूर्व लिखित सूचना उपराष्ट्रपति को दी जाती है। लिखित सूचना उपराष्ट्रपति को दी जाती है। अगर राज्यसभा कुल सदस्यों के बहुमत से राज्यसभा कुल सदस्यों के बहुमत से प्रस्ताव पारित कर दे तथा लोकसभा भी अपनी सहमति दे या प्रस्ताव पारित कर दे तो उपराष्ट्रपति का पद रिक्त हो जाएगा। बात कर लेते हैं शपथ। अनुच्छेद नंबर 69। देखो, उपराष्ट्रपति को संविधान के प्रति निष्ठा की शपथ भारत का राष्ट्रपति दिलाता है। उपराष्ट्रपति को संविधान के प्रति निष्ठा की शपथ भारत का राष्ट्रपति दिलाता है। वेतन भत्ते अनुच्छेद नंबर 97। 2 मिनट जल्दी से लिख लो, ये समाप्त हो जाएगा। अनुच्छेद नंबर 97। देखिए, उपराष्ट्रपति को उपराष्ट्रपति के रूप में उपराष्ट्रपति पद के रूप में वेतन नहीं मिलता है, बल्कि उसे राज्यसभा के सभापति के रूप में वेतन मिलता है।
वेतन मिलता है। ठीक है, अगला पॉइंट लिखते हैं। ये तो समाप्त हो गया। देखिए, उपराष्ट्रपति के पास, नोट करके लिखो, उपराष्ट्रपति के पास किसी भी प्रकार की कार्यपालिका की शक्ति नहीं है। कार्यपालिका की शक्ति नहीं है, फिर भी उसे व्यवहार में सूचनाएं दी जाती हैं। देखिए, राज्यसभा का सभापति होने के नाते